हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स, एवोगैड्रोस लॉ और गैली-साइक्स लॉ को स्टडी किया। अब हम यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ के कॉम्बिनेशन से बना है। हम लोग जानते हैं बॉयल्स लॉ V प्रोपोर्शनल 1/P, चार्ल्स लॉ V प्रोपोर्शनल T एंड एवोगैड्रोस लॉ V प्रोपोर्शनल N। अगर हम इन तीनों कंबाइन करें तो ये बन जाएगा V प्रोपोर्शनल NT, दैट इज प्रोपोर्शनल टू N T डिवाइड बाय P। V इज इक्वल टू R NT बाई P। यहाँ पर R एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनल को हमने हटा करके यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। ये जो R है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसे हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये यहाँ पर अगर हम इसे लिखें तो PV इज इक्वल टू nRT लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को ही हम आइडियल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। इससे क्लियर हो रहा है कि R विल बी इक्वल टू PV डिवाइड बाय NT और R एक कांस्टेंट है, दैट इज PV अपॉन NT। ये जो वैल्यू है रेशियो किसी भी गैस की किसी भी कंडीशन पर हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आप इनमें कुछ भी चेंज कीजिए, अदर क्वांटिटी इस तरह चेंज होंगी कि ये पूरा रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहे। दैट इज इनिशियली रेशियो P1 V1 अपॉन N1 T1 विल बी इक्वल टू फाइनल रेशियो P2 V2 अपॉन N2 T2। ये दो अलग अलग कंडीशंस पर यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर या प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर और मोल्स की क्वांटिटीज हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं R की यूनिट की, तो R की यूनिट जो होगी वो हम यहीं से ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेशर की यूनिट इंटू वॉल्यूम की यूनिट डिवाइड बाय अमाउंट की यूनिट और टेम्परेचर की यूनिट। हम लोग जानते हैं प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है इंटू वॉल्यूम की मीटर क्यूब। यहाँ पर अमाउंट की क्वांटिटी के लिए हमने यूज किया हुआ मोल और टेम्परेचर के लिए केल्विन। यहाँ पर ये -2 पावर है, ये पावर 3 है, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल ये यूनिट हुई। हम लोग जानते हैं न्यूटन मीटर जो है उसको जूल कहा जाता है। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, जो कि वर्क की यूनिट भी है। तो हम इसे यहाँ पे कह सकते हैं जूल पर केल्विन पर मोल, और ये यहाँ पर इसकी SI यूनिट के तौर पे यूज की जाती है। जो R है इससे क्लियर हो गया कि R का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है। R ये बताता है कि ये किसी भी गैस के एक मोल का, दैट इज पर मोल, एक मोल का 1 डिग्री चेंज होने पर जो वर्क होता है उस वर्क को हम R कह सकते हैं, दैट इज R है। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो यहां पर R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल यूनिट पर आप ध्यान दें। यहाँ पर प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम की यूनिट लीटर ली जाए तो इसकी यूनिट बनेगी R की लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, और इसमें इसकी वैल्यू होती है 0.0821। जबकि अगर मैं जूल में ही लेता हूं तो यहाँ पे इसकी यूनिट हो जाएगी, वो इसकी वैल्यू होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और अगर हम कैलोरीज में रिप्रेजेंट करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 4.18 अगर कैलोरीज होती है, तो हम यहाँ पर इस कैलोरी में रिप्रेजेंट करें तो इसको हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। हम यहाँ पर इसको रेट कर सकते हैं भाई, ऑलमोस्ट फिक्स्ड 2 कैलोरी नहीं है, 1.98 होता है, इसको हम ऑलमोस्ट 2 लेके चलते हैं बिकॉज वी नो दैट 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। अगर मैं इस इक्वेशन से यहाँ पर देखूं तो मुझे पता है कि इस आइडियल गैस इक्वेशन में N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है गैस के, और हम लोग ये मोल कंसेप्ट के वीडियोस को आप देखे पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। तो अगर गैस का मास W ग्राम है, यहाँ पर ये W जो है वो ग्राम में है, मास है, और ये जो है M ये यहाँ पे इसका मोलर मास है। तो अगर मुझे किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स आपके निकालने हो तो मास बाय मोलर मास से मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स को मैंने रिप्लेस किया हुआ है मास बाय मोलर मास से। अगर मैं मोलर मास को इधर लेके आऊं और V को इधर लेके आ रहा हूं, मैं एक्सचेंज किया है मैंने इन दोनों को, तो यहाँ पर ये PM इज इक्वल टू WIV/RT। हम लोग जानते हैं कि मास बाय वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। सो हियर D इज द डेंसिटी ऑफ गैस, दैट इज मास बाय वॉल्यूम। तो मैं इसको D से रिप्रेजेंट कर दूंगा यहाँ पर, तो ये PM इज इक्वल टू DRT। इस तरह आइडियल गैस इक्वेशन को मैं डेंसिटी के टर्म्स में इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इस इक्वेशन से क्लियर हो रहा है कि एक कांस्टेंट या सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर किसी भी गैस की डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी जितना उसका मोलर मास ज्यादा होगा, दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर,
कांस्टेंट टेम्परेचर, आर कांस्टेंट है ही, अगर इन कांस्टेंट्स को रिमूव करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज डेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। दैट इज सेम कंडीशंस और टेम्परेचर एंड प्रेशर पर दो गैसेस की डेंसिटीज का रेशियो उसके मोलर मास के रेशियो के इक्वल होगा। तो हम इस बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब पहला क्वेश्चन देखें, Which gas is heaviest at same temperature and pressure? टेम्परेचर सेम है, heaviest पूछा है। जब कभी भी आपसे ऑप्शंस में एलिमेंट्स के बारे में या सब्सटेंसेस के बारे में heaviest या lightest पूछा जाता है तो हाँ उसका मतलब डेंसिटी से ही होता है। heaviest मीन्स मैक्सिमम डेंसिटी और lightest मीन्स मिनिमम डेंसिटी। तो यहाँ पर heaviest डेंसिटी से क्लियर है कि यहाँ पर ये देखें तो कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर की सेम है तो डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, इतना मोलर मास ज्यादा होगा, तो हेवीएस्ट वही होगी जिसका मोलर मास मैक्सिमम होगा। तो इन सभी गैसेस के मोलर मास हमें पता है, ये हीलियम 4, नाइट्रोजन 28, ये 44 और इसका 71 ये मैक्सिमम है। सो अल्टीमेटली द हेवीएस्ट गैस विल बी Ca2। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फ्लास्क कंटेनिंग एयर एट 107 degree centigrade and 722 millimeter of Hg is cooled to 100 Kelvin and 760 millimeter of Hg if the density in initial condition मतलब इन conditions पर पहले वाले conditions पर density 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, then find final density क्या होगी। तो हम जो भी इक्वेशंस होते हैं अगर हम इन्हें याद रखें तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इजी फॉर्मूले खुद ड्राइव कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। जैसे अगर आप ध्यान दें यहाँ पर तो यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर और डेंसिटी तीन वेरिएबल्स हैं। टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है, प्रेशर भी वेरी कर रहा है, डेंसिटी भी वेरी कर रही है। लेकिन हम इस इक्वेशन में देखें तो वेरिएबल्स प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी, यहां पर एक सेम गैस की बात हो रही है दोनों कंडीशंस में। पहले भी वही, अब इनिशियली भी वही गैस है, फाइनली भी वही गैस है, तो दैट इज एन कांस्टेंट है। आर गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये कांस्टेंट है। अगर दो कांस्टेंट्स को मैं रिमूव करूं तो P प्रोपोर्शनल dt दैट इज D प्रोपोर्शनल टू P बाई T कह सकता हूं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक नया इक्वेशन कह सकता हूं इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, यहां से मैं इसको ड्राइव कर सकता हूं और ये बन जाएगा D प्रोपोर्शनल टू P बाई T बिकॉज मोलर मास और आर कांस्टेंट है। दैट इज पहली कंडीशन पर डेंसिटी डिवाइड बाय सेकंड कंडीशन पर डेंसिटी विल बी इक्वल टू P1 बाई P2, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के, इनटू टेम्परेचर के इनवर्सली है दैट इज D1 बाई D2 इज इक्वल टू T2 बाई T1 बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर T2 बाई T1। अब ये सारी वैल्यूज में आप पुट कर दूं तो डेंसिटी पहली कंडीशन में इनिशियली 1 गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी सेकंड कंडीशन में मुझे फाइंड करनी है फाइनल, इज इक्वल टू प्रेशर पहली कंडीशन में 722 mm ऑफ Hg सेम यूनिट में है, नो प्रॉब्लम। प्रेशर इन फाइनल 760 mm इनटू टेम्परेचर इन फाइनल कंडीशन इज 100 Kelvin डिवाइड बाय टेम्परेचर T1 इन इनिशियल कंडीशन 107 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज, मैं इसको केल्विन में चेंज करूंगा, ये केल्विन में, और केल्विन में हम यहाँ पे इसको लेंगे तो 107 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं बोल सकता हूं 273 ऐड करके इसमें 380 केल्विन। सो डिवाइड बाय 380, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूं, 0 कैंसिल बाय 0, अगेन 0 टू 0, नाउ 2 से ये 19, 2 से 361, 19 का स्क्वायर 361 होता है। इस तरह की चीजें हमें 10th क्लास तक मैथ यूज करते करते याद हो जाती है, तो मैं इसको यहां से आपका डिवाइड कर सकता हूं। 19 से ये 19 टाइम्स 19 अब 361, 19 से ये डिवाइड हो जाएगा, 19 1 जा 19, 19 4 जा 76, दैट इज ये हुआ यहाँ पर ओवरऑल 1 by D2 is equals to 1 by 4. So, or we can say D2 density, final density is equals to 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर पहली डेंसिटी है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में उस यूनिट में आएगी, ये यहाँ पर इसका आंसर रहा। And now guys, the next question, draw the curves P versus D। हम लोग जानते हैं, अभी हमने पढ़ा Pm is equals to DRT।
इससे यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि हमें P और D के बीच का ड्रॉ करना है, तो मैं इसे लिख सकता हूं P इज इक्वल टू आर टी बाई एम इंटू टी। ये यहाँ पर y इज इक्वल टू एन एक्स इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो कर्व बनेगा उस कर्व का नेचर कैसा होगा, इस y एक्सिस पर P, यहाँ पर y एक्सिस पर प्रेशर और इस पर डेंसिटी लेने पर मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगी पासिंग थ्रू ऑरिजिन, जिसका जो स्लोप होगा इस कर्व का वो स्लोप आर टी बाई एम होगा। द स्लोप ऑफ दिस कर्व विल बी इक्वल टू आर टी बाई एम। एन है मोलर मास ऑफ गैस है। सेकेंड हमसे पूछा गया है यहाँ पर डी वर्सेस टी के बीच में हमें कर्व ड्रॉ करना है, तो वही अब की बार हमें डी और टी का, तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे ड्राइव कर लूंगा, पी एम बाय आर टी इज इक्वल टू डी। मैं इसको ले आता हूं, या आप इस तरह ले सकते हो, डी इज इक्वल टू पी एम बाय आर टी। आपको कर्व ड्रॉ करना है डी और टी के बीच, तो आप इसे यहाँ पे टी को अलग कर लीजिए, इसको आप लिख सकते हो 1 बाई टी। आपने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है डी को, एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है आपका टी को, तो ये वाई प्रोपोर्शनल 1 बाई एक्स के कर्व को फॉलो करेगा, बिकॉज आपने यहाँ पे क्या लिया हुआ है टी। तो अब की बार जो नेक्स्ट यहाँ पे नेचर बनेगी कर्व की, दैट कर्व विल बी लाइक, अगर आप यहाँ पे करते हैं तो दिस इज डेंसिटी, हियर टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कर्व बनेगा इस तरह से, क्योंकि y प्रोपोर्शनल 1 बाई एक्स को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे कर्व है वो है डेंसिटी वर्सेस वॉल्यूम का। हम लोग जानते हैं डेंसिटी जो होती है वो मास बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम को मैं यहाँ पे लिख सकता हूं मास इंटू 1 बाई वी। यहाँ पर भी ये y प्रोपोर्शनल मास कांस्टेंट लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे, तो y प्रोपोर्शनल 1 बाई एक्स, वाई एक्सिस पर d और x एक्सिस पर v को अगर हम ले यहाँ पर, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर कर्व होगा, दैट इज इस कर्व की नेचर सेम होगी, बस आप यहाँ पे डेंसिटी वर्सेस वॉल्यूम लेके चले तो द कर्व विल बी सेम। नेक्स्ट कर्व जो है आपके सामने वो है पीवी वर्सेस टी टेम्परेचर के साथ में। तो यहां पर आप देखें बहुत ही समझने वाली चीज है यहाँ पर कि इन्होंने कहा है आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट वेरी नहीं कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी के अकॉर्डिंग, अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है दैट इज टी कांस्टेंट है, आर हम जानते हैं कांस्टेंट है, देन फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, किसी गैस के लिए हम ये चीज चेंज कर रहे हैं तो ये भी कांस्टेंट है, दैट इज पीवी पूरा का पूरा कांस्टेंट होगा। तो यहां पर अगर मैं वाई एक्सिस पर पीवी और एक्स एक्सिस पर टी ले रहा हूं, बट टी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, फिक्स पॉइंट पर, आइसोथर्मल, ना आगे या पीछे ना इंक्रीज कर रहे हैं ना हम डिक्रीज कर रहे हैं। दैट इज वाई एक फिक्स टेम्परेचर पीवी की वैल्यू भी है वो कांस्टेंट होगी। नाउ दिस कर्व विल बी इन फॉर्म ऑफ डॉट। तो पीवी वर्सेस टी का कर्व आइसोथर्मल प्रोसेस में दैट इज ए कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक डॉट के फॉर्म में मिलेगा। अगर हम बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज इनकरेक्ट फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए इन चार कर्व में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन चार में से सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें गलत है। कौन सा इनकरेक्ट है आपको ये पता करना है। तो ये पता करने के लिए मैं यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशंस का यूज करूंगा और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं ये यहाँ पे चेक करता हूं कि कौन सा कर्व इसमें सही है और कौन सा गलत है। पहला जो कर्व है वो पीवी वर्सेस टी के बीच में है, तो यहां पर मैं पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, पी इज इक्वल टू एन आर बाई वी टी, वाई एक्सिस पर पी और एक्स एक्सिस पर टी, सो ये हो गया वाई इज इक्वल टू एन एक्स। दैट इज पी और टी के बीच में जो कर्व होगा वो एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन होगी। तो ये सारे कर्व हैं, ये यहां तक तो सही है, लेकिन अब ये कह रहा है कि ये चार कर्व में इसने डिनोट किया हुआ है डिक्रीजिंग वॉल्यूम। हमें चेक करना है कि जैसे जैसे ये यहाँ पे स्लोप इंक्रीज कर रहा है, दैट इज एन इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर, तो एन स्लोप जब इंक्रीज करेगा दैट इज हमें कह सकते हैं कि एन आर बाई वी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। अगर एन आर बाई वी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो डेफिनेटली क्लियर है कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होना चाहिए। तो इससे क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे स्लोप इंक्रीज करेगा, स्लोप इंक्रीज करने पर वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर स्लोप इंक्रीज हो रहा है
और ये इन्होंने डायरेक्शन शो की है डिक्रीजिंग वॉल्यूम, दैट इज ये जो कर्व है वो करेक्ट है। एन इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। हमें यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन को चेक करना है। हम नेक्स्ट देखते हैं। अब कर्व है पीवी वर्सेस वी के बीच में, पी और वी के बीच में। अगर मैं पी और वी के बीच में कर्व ड्रॉ करता हूं तो इसको इस फॉर्मूले में वापस इस तरह लिख सकता हूं, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी 1/v। अब यहां पर ये y और x एक्सिस पे लिया हुआ है मैंने v को, दैट इज 1/x, और ये वैल्यू है वो आपकी, अगर यहां पे हम बात करें तो ये एक k मान सकते हैं हम यहाँ पे इन प्रोडक्ट। यहां पर मैं देख रहे हैं कि जिस तरह से वैल्यू यहां पर इन्होंने कहा है कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीजिंग, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एनआरटी दैट इज ए कंप्लीट वैल्यू के की है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर के इंक्रीज हो रहा है तो टी भी इंक्रीज होगा, और दैट इज यहाँ पर टी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसलिए टी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दैट इज वाई दिस कर्व इज ऑल्सो करेक्ट। हम नेक्स्ट क्या बात करते हैं, पीवी, पी और 1/v के बीच में कर्व की। तो मैं इसे एक बार फिर लिखता हूं यहां पर। इस बार हमने y एक्सिस पर p लिया हुआ है और x एक्सिस पर 1/v कंप्लीट ये लिया हुआ है, दैट इज x, 1/v इज x। तो यहां पर ये बचा हुआ है ये आपका एक वैल्यू k जिसको हम n भी बोल देते हैं, तो y इक्वल टू mx। ये भी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पासिंग थ्रू ऑरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन के कर्व्स हैं। लेकिन यहां पर ये इन्होंने नोट किया हुआ है टेम्परेचर डिक्रीजिंग। हम यहां पे चेक करते हैं कि जैसे जैसे ये एन स्लोप जो है वो इंक्रीज होगा तो दैट इज एन आर टी की वैल्यू इंक्रीज होगी। वी कैन से कि ये कांस्टेंट वैल्यू लेके चले फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए, तो टी इंक्रीज होगा, और अगर स्लोप डिक्रीज होगा तो टी भी डिक्रीज होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि स्लोप लगातार इस डायरेक्शन में चलने पर स्लोप लगातार कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा, दैट इज इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन देखना था, तीन हम डिस्कस कर चुके हैं, तीनों करेक्ट हैं, तो अल्टीमेटली आंसर विल बी 4th। इस तरह से भी हम एग्जाम्स में क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चेक करना है, इसको एक्सप्लेन करना है, तो आप इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे से देखता हूं तो आइडियल गैस इक्वेशन में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में टी टेम्परेचर इन केल्विन होता है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे सुधार करें। आप इसमें माने 273 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 0 केल्विन है, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें 273 ऐड कर दोगे तो 274 केल्विन है, दैट इज ये टेम्परेचर इन केल्विन 0 केल्विन से आगे 274 तक ही आगे इंक्रीज कर रहा है, दैट इज टी के साथ में और वी के साथ में कर्व है। तो हमें यहाँ पे v और t का कर्व है, तो मैं इसे लिख सकता हूं v इज इक्वल टू एन आर बाई टी इंटू टी। यहां पर सेम थिंग y इज इक्वल टू एन एक्स को फॉलो कर रहा है, y एक्सिस पे v है, x पे t है, तो y इक्वल टू एन एक्स को यहां क्लियर है कि जैसे जैसे n स्लोप जो है वो इंक्रीज करेगा, एन आर बाई टी कंप्लीट ये वैल्यू है ये भी इंक्रीज करेगी। अगर ये इंक्रीज करेगी तो जो प्रेशर जो वेरिएबल है यहाँ पर वो दैट विल बी डिक्रीज, ये यहां पर डिक्रीज होगा। तो एन स्लोप बढ़ने पर पी डिक्रीज होगा और एन स्लोप कम होने पर पी इंक्रीज होगा। तो अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तो इस डायरेक्शन में चलने पर लगातार स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, इस डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए। इन्होंने नोट किया हुआ डिक्रीजिंग प्रेशर, ये रॉन्ग है। ये यहाँ पर डायरेक्शन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन कर्व्स में, इससे इसका यहां से यहां पर और यहां से यहां पर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर ज्यादा होगा। सो अल्टीमेटली इनकरेक्ट कर्व इज ऑप्शन डी। एंड नाउ इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनिशियली हमारे पास ये दो बल्ब है जिसमें प्रेशर एक में 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इसका 2 लीटर है। सेकेंड जो है उसमें प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम 2 लीटर है, दोनों एक आपकी कंटेनर कनेक्टेड है। यहाँ पर एक ये स्टोव बल्ब लगा हुआ है। इन्होंने कहा है कि फाइनल प्रेशर आफ्टर ओपनिंग द बल्ब क्या होगा, आइसोथर्मली दैट इज टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर T जो है वो कांस्टेंट है, बट आप ये ध्यान रखें अगर यहाँ भी ये प्रेशर मेंशन कर रहा है या प्रेशर दैट इज दोनों में गैस है, तो यहाँ पर इसके मोल्स N1 मान लें हम यहाँ पर,
इसमें नंबर ऑफ मोल्स N2 मान ले तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट नहीं है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर के साथ में अमाउंट N भी कांस्टेंट होता, गैस का अमाउंट दैट इज नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होते, तो ये वॉयल्स लॉ को फॉलो करता। तो वॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर फॉर अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बट यहाँ पे अमाउंट ऑफ गैस तो चेंज हो रहा है, जब हम वॉल्व ओपन करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहां पर मैं इसीलिए एन जो है वो इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, एन इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पर डायरेक्ट वॉयल्स लॉ नॉट एप्लीकेबल, मैं यहां पर वॉयल्स लॉ अप्लाई नहीं करूंगा। तो आप यहां थोड़ा ये गलती कर जाते हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखें। ऐसे क्वेश्चंस के केसेस में इतना तो कंफर्म है कि इन गैसेस को मिक्सअप करने के बाद में, दैट इज वॉल्व ओपन करने के बाद में जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे इन दोनों गैसेस के मोल के सम के बराबर होंगे। तो हम ये तो कह सकते हैं यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन फर्स्ट कंटेनर प्लस नंबर ऑफ मोल्स इन सेकंड कंटेनर। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग जानते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, PV is equal to nRT, से number of moles N will be equal to PV by RT. So our total number of moles will be total pressure PT, total volume VT, T for total divided by total number of R गैस कांस्टेंट, ये तो यूनिवर्सल सेम रहता है, T सेम है बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। will be equal to फर्स्ट कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स, फर्स्ट कंटेनर का प्रेशर, फर्स्ट का वॉल्यूम अपॉन RT, T कांस्टेंट है, R कांस्टेंट होता ही है, प्लस सेकंड कंटेनर में P2 V2 बाय RT। इस तरह से RT में यहां पे कॉमन लूं तो ये RT से कैंसिल हो जाएगा। फाइनली मेरे पास इक्वेशन बनेगा PT VT is equal, that is total pressure into total volume will be equal to P1 V1 plus P2 V2। यहां पर आप थोड़ा सा याद रखें कि टोटल प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर P1 V1 प्लस P2 V2 बाय VT टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम तो मैं यहाँ पे V1 प्लस V2 कह सकता हूं। जब दोनों को कनेक्ट करेंगे, वॉल्व को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम दोनों का ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इस VT को V1 प्लस V2 कह सकते हो। इस तरह से आप इस एक फॉर्मूले को इस टाइप के क्वेश्चंस में, जहां पे डिफरेंट गैसेस के कंटेनर्स को अगर एक साथ मिला दिया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, तो और वहां पर आप लोग प्रेशर फाइंड करना हो या वॉल्यूम फाइंड करना हो तो आप इस इक्वेशन का डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ये इस तरह से इस क्वेश्चन के बेसिस पे डेरिवेशन किया है, जिसका आप फर्दर क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज यहां पर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन डायरेक्ट यूज करूं, मुझसे फाइनल प्रेशर पूछा है, तो देन P फाइनल टोटल विल बी इक्वल टू प्रेशर फर्स्ट केस में 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इज 2 लीटर, प्लस pressure in second container 2 atmosphere into volume is also 2 liter divided by total volume V1 2 liter plus 2 liter। ये हो गया आपका 2 4 4 to 6 6 by 4 that is 1.5 atmosphere। ये आंसर हो गया। यहां पर कंटेनर 3 होते तो P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3, चाहे जितने हो आप इसको इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट, no problem। Next question, a vessel contains a mixture of 7 gram nitrogen and 11 gram carbon dioxide at temperature 290 Kelvin. If pressure of mixture is 1 atmosphere, then calculate its density। तो यहां पर तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं Pm is equal to DRT। अभी हमने ड्राइव किया इस फॉर्मूले को, हमसे डेंसिटी पूछा गया है, देन डेंसिटी इज इक्वल टू Pm बाय RT। बट प्रॉब्लम यहां पर सिर्फ ये है कि यहां जो हम डेंसिटी निकालने जा रहे हैं वो इन दो गैसेस का मिक्सचर है। सो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू P मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय RT। अब मोलर मास ऑफ मिक्सचर कैसे निकालते हैं, तो हमने मोल कंसेप्ट के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका होता है मोलर मास ऑफ मिक्सचर और एवरेज विल बी इक्वल टू मास ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर मास के लिए क्या कह सकते हैं, N1M1 प्लस N2M2 नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास प्लस
नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन N1 M1 दैट इज N इंटू MM किस पे डिपेंड करता है? मास को। हम लोग जानते हैं मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। मोल कंसेप्ट की वीडियोस आप एक बार यहाँ पे आप इस चैनल पे सर्च करें और उन्हें जरूर देखें। सो अल्टीमेटली ये मास है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास डिवाइड बाय टोटल मोल्स। लेकिन हमें मास डायरेक्टली गिवन है, तो हम यहाँ पे N1 M1 दैट इज N की जगह पर हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। N1 M1 इज 7 फॉर नाइट्रोजन प्लस N2 M2 मास ऑफ इज 11 ग्राम डिवाइड बाय। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए N1 M2। हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले केस में नाइट्रोजन के में क्या होगा? मास 7 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास नाइट्रोजन का 28 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स मास 11 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CO2 44। ये हो गया आपके सामने 18। ये 1/4 दैट इज 0.25। ये 1/4 दैट इज 0.25 0.25 प्लस 0.25 दैट इज 0.5। सो अल्टीमेटली गाइस दिस विल बी इक्वल टू आप यहां से 36 मिक्सचर का मोलर मास में मालूम है 36 आ गया, तो आप यहां पर वैल्यूज को पुट कीजिए, आपको डेंसिटी ऑफ मिक्सचर फाइंड हो जाएगी। तो प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर इंटू मोलर मास ऑफ मिक्सचर इज 36 डिवाइड बाय आर जो है इसकी यूनिट कांस्टेंट की 0.0821 लिखना है आपको, यहाँ पे याद रखना है आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। यहां पर वॉल्यूम जो है वो लीटर में है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में। अगर मैं प्रेशर लेता हूं एटमॉस्फेयर में, ये भी एटमॉस्फेयर में, नो प्रॉब्लम, ये अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन वॉल्यूम किसमें आएगा? लीटर में। और इनटू यहां पे T इज 290, ये गिवन है केल्विन। मैं अगर इसे यहां पे कैलकुलेट करता हूं तो ये वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 1.5। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, यहां पे आप देखेंगे कैलकुलेशन है 1.5। लेकिन अभी आप बात आती है यूनिट की, तो जैसा कि हमने बताया मोलर मास हमने किस निकाला हुआ है? मास पर मोलर मास इन ग्राम। ये मास किसमें होता है? मास इन ग्राम। सो अल्टीमेटली यहाँ डेंसिटी जो होगी उसका मास बाय वॉल्यूम में मास की ग्राम ही होगी, बट वॉल्यूम जो यहाँ पे होगा वो लीटर, क्योंकि मैंने आर जो यूज किया है, आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट की वो लीटर एटमॉस्फेयर वाली यूज की हुई है। सो अल्टीमेटली यहाँ पर वॉल्यूम की यूनिट जो है वो लीटर होगी। तो डेंसिटी इज 1.5 ग्राम पर लीटर, और ग्राम पर लीटर को हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी कह सकते हैं। सो और यू कैन से दैट डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज 1.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये ऐसा ही सिस्टम हो गया। एंड नाउ गाइस पीवी और वी का कर्व है, जहां पर आपसे T1 T2 T3 पर ये 3 कर्व बने हुए हैं। दैट इज ये कर्व इस टेम्परेचर पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, ये इस टेम्परेचर पर, ये इस पर, दैट इज तीनों आइसोथर्मल है। यहाँ पर मुझे करेक्ट रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर T1 T2 एंड T3 हमें देखना है। तो हम लोग जानते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे कर्व ड्रॉ करता हूं पीवी का, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर पीवी कांस्टेंट होगा। लेकिन जितनी ये टी की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही पीवी की वैल्यू है वो ज्यादा होगी। सो अल्टीमेटली पीवी की वैल्यू जो है वो टी पर डिपेंड कर रही है। टी ज्यादा होगा तो पीवी भी ज्यादा होगा। सो अल्टीमेटली यहां से ये, यहां से ये। सो कर्व विल बी, आंसर विल बी T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3, और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पीवी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पर किसी भी कर्व के लिए कांस्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम कर्व, जो कि हम लोग जानते हैं एक आइसोथर्म है, दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो P वर्सेस 1/V का जो कर्व है वो x और दैट इज y वर्सेस और प्रोपोर्शनल 1/x को फॉलो कर रहा है। तो यहां पर ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये क्या है? v यहां से आप हटाएं तो ये आ जाएगा 1/v। तो ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी वैल्यू ये यहाँ पर आपका इंक्रीज करेगी, कर्व ऊपर जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये हो गया आर और टी तो कांस्टेंट है, ये भी आइसोथर्म है, लेकिन एन जो है हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स होता है मास बाय मोलर मास। एक फिक्स गैस के लिए बात हो रही है तो मोलर मास भी कांस्टेंट हो गया।
सो अल्टीमेटली बचा क्या केवल W। तो हमें आप समझ सकते हैं जब मास बढ़ेगा गैस का तो एनआरटी कंप्लीट वैल्यू बढ़ेगी तो कर्व ये ऊपर जाएगा। सो W1 से W2 ज्यादा होना चाहिए। सो आंसर विल बी सी। एंड गाइस इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, प्लॉट कर्व ऑफ v स्क्वायर बाई टी वर्सेस v एट 0.81 एटमॉस्फेयर प्रेशर फॉर 10 मोल ऑफ गैस। एन हमें मालूम है, प्रेशर हमें मालूम है, हमें प्लॉट पता करना है। तो आइडियल गैस इक्वेशन कहता है PV इज इक्वल टू NRT। मुझे ये y एक्सिस के लिए v बाई टी इधर ले आऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा NR बाई P। मुझे अभी कर्व ड्रॉ करना है v स्क्वायर बाई टी और v के साथ, तो मैं दोनों तरफ v का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई टी इज NR बाई P इंटू v। y एक्सिस पर v स्क्वायर बाई टी, x एक्सिस पर v, तो यहां पर हो गया y इक्वल टू mx। दैट इज एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, बट मुझे n स्लोप और मालूम चल जाए तो मैं कर्व को ड्रॉ कर सकता हूं। n इज इक्वल टू NR बाई P, नंबर ऑफ मोल्स एंड 10 are 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर डिवाइड बाय प्रेशर इज 0.821 एटमॉस्फेयर। सो दिस विल बी 1। अगर m स्लोप 1 है तो इसका मतलब थीटा है वो 45 डिग्री होगा। तो यहां पर जो कर्व ड्रॉ होगा वो लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, जहां पर ये जो एंगल होगा वो 45 डिग्री का होगा। ये इस कर्व की नेचर होगी। दैट्स ऑल।